दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसे पूरी दुनिया निकम्मा और कमजोर समझती है, जिसे एक हीरो पार्टी से सिर्फ इसलिए निकाल दिया जाता है क्योंकि वो लड़ाई नहीं कर सकता। लेकिन किसी को क्या पता था कि जिस लड़के को ये लोग बहुत समझकर निकाल रहे हैं वही आगे चलकर इन सब से कई गुना ज्यादा पावरफुल निकलने वाला है। और सबसे मजेदार बात, उसे खुद अपनी ताकत का जरा भी अंदाजा नहीं है। आज की कहानी है कर्ट की। एक ऐसा लड़का जो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन उसकी असली एबिलिटीज ट्रिपल एस रैंक से कम भी नहीं। तो आखिर कर्ट इतना पावरफुल होकर भी खुद को कमजोर क्यों समझता है, और जिस हीरो पार्टी ने उसे निकाल दिया था उसका आगे क्या हल होता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कर्ट से। कर्ट फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग नाम की एक फेमस हीरो पार्टी के साथ काम करता था, लेकिन कर्ट कोई फाइटर नहीं है। उसका काम है पार्टी के लिए खाना बनाना, सामान संभालना और बाकी छोटे मोटे काम करना। और यहीं से उसकी लाइफ की सबसे बड़ी बेइज्जती शुरू होती है, क्योंकि पार्टी के बाकी मेंबर्स को लगता है कि कर्ट उनके किसी काम का नहीं है, क्योंकि लड़ाई में मदद नहीं कर सकता, मॉन्स्टर्स नहीं मार सकता और ऊपर से वो पार्टी के रिसोर्सेज को भी इस्तेमाल करता है। तो इसी वजह से एक दिन पार्टी का लीडर गोल्डना कर्ट को बुलाता है और कहता है, अब तुम हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं हो। कर्ट को जैसे बिजली का झटका लगता है। इतने समय तक जिन लोगों के साथ वो रहा, जिनके लिए उसने हर एक छोटी बड़ी चीज करी, वही लोग उसे एक झटके में बाहर कर देते हैं। और सबसे बुरी बात, उन्हें कर्ट को निकालने का जरा भी अफसोस नहीं होता। बेचारा कर्ट पूरी तरीके से टूट जाता है, लेकिन अब वो करे भी तो क्या करे। जेब में पैसे नहीं, कोई जॉब नहीं और हीरो पार्टी से भी बाहर कर दिया गया है। इसलिए अगले दिन कर्ट नौकरी ढूंढने निकल पड़ता है। कर्ट एक जॉब सेंटर पहुंचता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है क्रिशल से। क्रिशल को जैसे ही पता चलता है कि कर्ट पहले फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग के साथ काम करता था, उसे लगता है कि शायद ये लड़का बाहर से जितना साधारण दिख रहा है उतना ही अंदर से टैलेंटेड होगा। लेकिन फिर जैसे ही कर्ट का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, क्रिशल की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि कर्ट की कॉम्बैट एबिलिटी निकलती है जी रैंक और उसकी कॉम्बैट स्किल्स बाय नेगेटिव लेवल। यानी अगर लड़ाई के मामले में कर्ट को रेटिंग देनी होगी तो सिस्टम भी सबसे पहले अपना सोच विचार करेगा। क्रिशल को लगता है कि कर्ट को कोई दूसरा काम ढूंढना चाहिए, लेकिन कर्ट बताता है कि उसके पास 1 रुपया तक नहीं बचा। तब क्रिशल उसे मजबूरी में काम दिलाने की कोशिश करती है और उसकी ताकत चेक करने के लिए एक भारी बैग उठाने को देती है। कर्ट जैसे ही उसे उठाने की कोशिश करता है उसकी हालत खराब हो जाती है। वो बड़ी मुश्किल से बैग उठाता है और क्रिशल सोचती है, हाँ ये लड़का सच में बहुत वीक है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है, ये बैग कोई नॉर्मल बैग नहीं था, वो एक स्पेशल माना टेस्टिंग टूल था, जिसके अंदर जितना ज्यादा माना होगा वो बैग उतना ही भारी हो जाएगा। लेकिन कर्ट को इसका पता नहीं था। इसके बाद क्रिशल कर्ट को कंस्ट्रक्शन का काम दिलवा देती है। कर्ट शहर की दीवार की मरम्मत करने पहुंचता है। बॉस कर्ट को ऊपर से नीचे तक देखता है, पतला शरीर, छोटा फेस। वो सोचता है ये लड़का कितनी ही देर काम कर पाएगा, इसलिए उसे बस दीवार पर सीमेंट लगाने का काम दे देता है। लेकिन कुछ ही घंटे बाद बॉस जब वापस आता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि कर्ट अकेले ही दीवार का लगभग 1/4 हिस्सा रिपेयर कर चुका होता है। भाई ये मजदूर है या कंस्ट्रक्शन मशीन। और कर्ट वो अपना काम करता रहता है। उसे लगता है कि उसने कोई खास काम किया ही नहीं। 3 दिन तक कर्ट इसी तरह काम करता रहता है और 3 दिन बाद पूरा शहर देखकर हैरान रह जाता है कि ये जो दीवार है ये इतनी तेजी से कैसे रिपेयर हो गई। लेकिन अब बॉस के सामने एक नई प्रॉब्लम आ जाती है। कर्ट इतना ज्यादा काम कर रहा है कि बाकी मजदूरों के लिए काम ही नहीं बचता। आखिरकार बॉस कर्ट को नौकरी से निकाल देता है, लेकिन जाते जाते उसे बहुत बड़ी बात बताता है। वो कहता है कि कर्ट की एबिलिटी किसी डबल एस रैंक वर्कर के जैसी है और उसे यहाँ मजदूरी करने की बजाय रॉयल कैपिटल जाकर कुछ बड़ा करना चाहिए। लेकिन कर्ट को लग रहा है बॉस बस उसकी तारीफ कर रहा है। भाई इस लड़के को सच में अपनी ताकत का कोई अंदाजा नहीं है। कर्ट एक बार फिर क्रिशल के पास पहुंचता है और तभी उसकी मुलाकात होती है यूलिशिया से। यूलिशिया को एक ऐसे वर्कर की जरूरत होती है जो पहाड़ों में जाकर वैल्यूएबल क्रिस्टल निकाल सके। कर्ट यूलिशिया को देखते ही उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। एंड ऑनेस्टली इसका एक रीजन उसकी खूबसूरती भी है। यूलिशिया शुरुआत में कर्ट को देखकर काफी डाउटफुल होती है। उसके सामने खड़ा ये लड़का इतना कमजोर दिख रहा है। उसे देखकर लगता है ये क्रिस्टल निकालेगा या खुद क्रिस्टल बन जाएगा। लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए वे दोनों एक साथ माइनिंग करने निकल जाते हैं। रास्ते में कर्ट को पता चलता है कि यूलिशिया के साथ उसे एक ही कैंप में रहना पड़ेगा। और सुनते ही भाई की हालत खराब हो जाती है। लेकिन यूलिशिया उसे खाना देती है, उसके साथ अच्छे से बात करती है और कर्ट इतना इमोशनल हो जाता है क्योंकि इसने इससे पहले किसी और को अपने साथ इतना काइंड बिहेव करते हुए देखा ही नहीं था। रात में दोनों टेंट में आ जाते हैं। यूलिशिया आराम से सो जाती है, लेकिन कर्ट उसे देखकर बाहर चला जाता है क्योंकि वो किसी लड़की के साथ एक ही टेंट में नहीं सोना चाहता था। अरे गाइस तुम्हें नहीं लगता कि कर्ट कितना सी है यार। हाँ तो यूलिशिया
यूलिशिया मोमी ये देखकर अंदर ही अंदर काफी इम्प्रेस्ड हो जाती है। असल में वो कट का कैरेक्टर टेस्ट कर रही थी। सही रहा भाई, बच गए। और कट अनजाने में सही लेकिन फुल मार्क्स ले आता है। अगली सुबह दोनों क्रिस्टल्स ढूंढने निकलते हैं। यूलिशिया जिस जगह पर क्रिस्टल ढूंढने को घंटों लगा देती है, कट वहाँ पहुंचता है, इधर उधर देखता है और कुछ ही समय में ढेर सारी क्रिस्टल निकाल देता है। ये देखकर यूलिशिया की आंखें बाहर आ जाती है। बट दोस्तों असली शो भी बाकी है, क्योंकि कट उन क्रिस्टल को बेहद आसानी से मैजिक क्रिस्टल में बदल देता है। यूलिशिया सोचती है ये काम तो बड़े बड़े मेजिस को करने में घंटों लगते हैं, लेकिन कट बहुत इजीली ये सब कर रहा है, जैसे कि उसने कोई बहुत नॉर्मल काम किया। और यही कट की सबसे खतरनाक बात है, उसे अपनी एबिलिटीज की वैल्यू ही नहीं पता। यूलिशिया बाद में क्रिस्टल्स रॉयल कैपिटल ले जाती है। वहाँ उसकी दोस्त मिमी को क्रिस्टल्स को चेक करती है और इन क्रिस्टल्स की क्वालिटी देखकर उसकी होश उड़ जाती है। मिमी को इन क्रिस्टल्स के बदले 500 गोल्ड कॉइंस देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन फिर वो बाद में तुरंत ही पूछती है ये क्रिस्टल्स तुम्हें मिले कहाँ से। यूलिशिया कट का नाम बताने से मना कर देती है, क्योंकि अब उसे समझ में आ चुका था कि कट कोई ऑर्डिनरी वर्कर तो है नहीं। लेकिन अगर दूसरे लोगों को उसकी एबिलिटीज का पता चल गया तो कई लोग कट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे। मिमी को भी उसे वार्निंग देती है कि कट जैसी एबिलिटी की वजह से वो किसी दूसरे देश में बहुत ही ऊंची नोबल रैंक तक पहुंच सकता है। यानी कट के पास सिर्फ टैलेंट ही नहीं है, उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जो पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच सकती है। यूलिशिया इसके बाद क्रिस्टल से कट के बारे में इंफॉर्मेशन लेती है और क्रिस्टल भी अब कट को लेकर सस्पिशियस हो चुकी होती है कि कट के अकाउंट में पहले ही 200 गोल्ड कॉइंस जमा हो चुके थे और अब 500 गोल्ड कॉइंस और जमा हो जाते हैं। लेकिन कट को इतने पैसों की असली वैल्यू तक नहीं पता। भाई इतना इनोसेंट है कि अगर उसे बोले तुमने आज दुनिया का सबसे रेयर मटेरियल खोज लिया है तो कट बोलेगा अच्छा, लेकिन इसमें खास क्या है। अगली सुबह यूलिशिया वापस माउंटेन कैंप पर पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचते ही वो बिल्कुल फ्रीज हो जाती है, क्योंकि कट ने सिर्फ रात भर में एक पूरा घर बना दिया था। यूलिशिया सोचती है ये लड़का आखिर है क्या। कट आराम से बोलता है कि उसने सिर्फ थोड़ा सा ही काम किया है। यूलिशिया को चिंता होती है कि शायद कट ने पूरी रात काम किया होगा, लेकिन कट बताता है उसने पूरी 6 घंटे की नींद ली है। यूलिशिया फिर भी उसकी चिंता करती है, लेकिन कट बात को उल्टा समझ लेता है। उसे लगता है शायद यूलिशिया ये सोच रही है कि वो कितना कामचोर है, इसलिए बेचारा तुरंत माफी मांगने लगता है और बोलता है अगली बार मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, प्लीज मुझे जॉब से मत निकालना। यूलिशिया के पास शायद उस समय कहने के लिए सिर्फ एक ही बात बचती है, भाई मैंने ऐसा कब कहा। इसके बाद कट यूलिशिया को एक नई माइनिंग लोकेशन पर ले जाता है। यूलिशिया वहाँ खुदाई करनी शुरू करती है। काफी देर बाद उसे एक बड़ा और बेहद वैल्यूएबल क्रिस्टल मिल जाता है। उसे देखकर यूलिशिया के दिमाग में आता है कि अगर कट इसे मैजिक क्रिस्टल में बदल दे तो इसकी कीमत कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन फिर वो खुद को रोक लेती है, क्योंकि उसे लगता है सिर्फ अपने फायदे के लिए कट की एबिलिटी का इस्तेमाल करना गलत होगा। यही वजह है कि यूलिशिया धीरे धीरे कट की सिर्फ एम्प्लॉयर नहीं रह जाती, बल्कि उसकी जेन्युइनली केयर करने लगती है। और दूसरी तरफ कट एक दूसरी जगह माइनिंग कर रहा होता है। यूलिशिया मजाक में सोचती है कहीं उसने पूरा पहाड़ तो नहीं खोद डाला। लेकिन कुछ देर बाद जब वो कट के पास पहुंचती है तो उसका मजाक सच निकल आता है। कट ने पहाड़ इतनी जल्दी कैसे काटा और उसमें इतनी बड़ी टनल कैसे बना दी। यूलिशिया पूरी की पूरी हैरान रह जाती है। और तभी कट उसके पास कुछ चमकदार पत्थर लेकर आता है। यूलिशिया पूछती है तुम सैड हो क्या। कट बताता है कि जिस मिनरल की वो तलाश कर रहा था उसे उसका ज्यादा हिस्सा नहीं मिला। यूलिशिया को थोड़ी राहत मिलती है। उसे लगता है चलो अब कम से कम कट भी फेल हुआ। लेकिन तभी उसकी नजर कट के हाथ में पड़े चमकदार पत्थरों पर जाती है। वो पूछती है ये क्या है। और कट बिल्कुल नॉर्मली बोलता है मिथरल। यूलिशिया की आत्मा शरीर से निकलने वाली होती है, क्योंकि मिथरल कोई साधारण मेटल नहीं है। ये गोल्ड और प्लेटिनम से भी ज्यादा वैल्यूएबल और रेयर मटेरियल है। लेकिन कट कहता है हमारे गांव में इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। बस यही सुनकर यूलिशिया का दिमाग की सारी घंटियां बजने लगती है, क्योंकि अगर कट के लिए मिथरल भी वैल्यूएबल नहीं है तो फिर भाई आखिर ढूंढ क्या रहा था। और दोस्तों यहीं से हमें पहली बार अंदाजा होता है कट की असली एबिलिटी कितनी ज्यादा इंसेन है। जिस दुनिया में लोग मिथरल के एक टुकड़े के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, वहाँ कट उसे देखकर भी ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कि उसे सड़क से उठाकर एक पत्थर दे दिया हो। और सबसे खतरनाक बात, कट को अभी भी नहीं पता कि वो असलियत में कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया धीरे धीरे उसके टैलेंट को नोटिस करना शुरू कर चुकी है। और जब लोगों को कट की असली ताकत का पता चलेगा तो तुम सोच लो क्या होने वाला है। यूलिशिया जब उससे पूछती है कि आखिर वो इतनी गहराई में क्या ढूंढ रहा था, तब कट उसे बस एक मेटल दिखा देता है। एक ऐसा मेटल जिसे सुनते ही बड़े बड़े लोग अपनी पूरी दौलत देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो है ओरिकैल्कम, जिसे कई जगह पर मेटल ऑफ गॉड्स के नाम से भी जाना जाता है। यूलिशिया जैसे इसे देखती है उसे अपनी नानी दादी याद आ जाती है, क्योंकि ओरिकैल्कम इस दुनिया में सबसे रेयर और सबसे वैल्यूएबल मेटल्स में से एक है। लेकिन कट का अगला
जवाब सुनकर यूलिशा के दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। कर्ट बिल्कुल नॉर्मल होकर कहता है ये तो लगभग हर जगह मिल जाता है। यूलिशा सोचती है ओरिकैल्कम और हर जगह। और तभी कर्ट एक और बात कहता है। वो बताता है कि इसे पाने के लिए बस जमीन में करीब 7 किलोमीटर नीचे तक खुदाई करनी पड़ती है। बस 7 किलोमीटर। यूलिशा के चेहरे की एक्सप्रेशन देखने लायक होती है। तो कर्ट जिस चीज के लिए बोल रहा है बस उसे थोड़ा खोदना पड़ता है। उसे हासिल करने के लिए नॉर्मल इंसान शायद अपनी पूरी जिंदगी लगा देगा। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये कर्ट को इतनी गहराई तक खुदाई करने के बाद उस गड्ढे को सिर्फ 8 घंटे में वापस भी भर दिया था। यूलिशा के पास अब बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। वो बस कर्ट को इतना कहती है इस गुफा को दोबारा मत भरना, क्योंकि अब उसे समझ में आ चुका था कि कर्ट के लिए ये गुफा सिर्फ गुफा नहीं है, कमाई की मशीन है। अगले दिन दोनों उसी रास्ते से वापस शहर की तरफ निकलते हैं। लेकिन रास्ते में यूलिशा को एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया आता है। कर्ट ने जो अंडरग्राउंड पैसेज बनाया है वो एक शहर से दूसरे शहर तक जाने का सीधा सीधा शॉर्टकट बन चुका है। तो यूलिशा उस रास्ते को लोगों के लिए खोल देती है और बदले में उनसे पैसे लेने लगती है। मतलब कर्ट ने पहाड़ खोदा था और यूलिशा ने उसमें टोल बना दी। वो ये सोचती है कि इन पैसों से उसके ऊपर चढ़ा हुआ सारा का सारा कर्ज आसानी से चुका दिया जा सकता है। इस तरह कर्ट की एब्सर्ड एबिलिटी से यूलिशा की जिंदगी भी धीरे धीरे पटरी पर आने लगती है। शहर वापस आने के बाद कर्ट की मुलाकात बैंडना से होती है। बैंडना उसे बताती है कि अब वो फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग का मेंबर नहीं रहा। लेकिन असली बात ये थी कि बैंडना को कर्ट को वापस ढूंढने के लिए भेजा गया था, क्योंकि पार्टी के मेंबर्स को एक बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी। कर्ट के हाथ का बनाया हुआ खाना कोई दूसरा बना ही नहीं सकता। यानी लड़ाई में कर्ट को निकाल दिया, लेकिन खाना खाते ही सबको कर्ट की याद आने लगी। जब बैंडना को पता चलता है कि कर्ट अभी भी जॉब ढूंढ रहा है तो उसे एक जगह का नक्शा देता है। वहाँ एक अटाइले मास्टर को मदद की जरूरत होती है। कर्ट उसका थैंक यू करता है और दिए गए मैप के हिसाब से उस जगह पर पहुंच जाता है। और दोस्तों यहाँ एक चीज समझना जरूरी है, अटाइले कोई साधारण दुकान नहीं होती। एक ऐसी जगह होती है जहाँ तरह तरह की मैजिकल चीजें बनाई जाती है, मैजिक टूल्स, पोशंस, वेपन्स और दूसरी रेयर मैजिकल आइटम्स। और इस जगह को चलाने वाले इंसान को कहा जाता है अटाइले मास्टर। इस दुनिया में अटाइले मास्टर की बहुत ही इज्जत होती है। उसे लगभग विस्काउंट के बराबर स्टेटस दिया जाता है। यानी कर्ट जिस जगह पहुंचने वाला है वो कोई छोटी मोटी वर्कशॉप नहीं है। कर्ट उसके घर में पहुंचता है और उसका स्वागत मिशेल करती है। जैसे ही मिशेल को पता चलता है कि बैंडना ने कर्ट को भेजा है, वो बिना समय बर्बाद किए उसे सीधा किचन में ले जाती है। और किचन की हालत देखकर कर्ट भी कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर सालों से झाड़ू पोछा ही नहीं लगा। लेकिन कर्ट के लिए कौन सी बड़ी बात थी। वो काम करना शुरू करता है और कुछ ही मिनटों में पूरी किचन को ऐसे चमका देता है जैसे अभी अभी नया किचन बना हो। मिशेल के तो होश ही उड़ गए थे। भाई ये इंसान है ये जादूगर। लेकिन कर्ट तो अभी भी नॉर्मल है। वो घर में इधर उधर मिशेल को ढूंढ रहा होता है और तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका के नाम था लीजे। कर्ट को जल्दी ही पता चलता है कि लीजे की तबीयत काफी खराब है और उसका शरीर एक डेंजरस कर्ज से अफेक्टेड है। कर्ट उसकी हालत देखकर तुरंत ही समझ जाता है कि लड़की ने ठीक से खाना भी नहीं खाया है। और अब कर्ट के अंदर केयर टेकर जाग जाता है। वो बिना ज्यादा सवाल किए लीजे के लिए खाना बनाने लगता है। उधर दूसरी तरफ यूलिशा मिमिको से मिलने पहुंचती है। वहाँ उसे पता चलता है कि कर्ट को जो मिथ्रिल मिला था उसकी कीमत करीब 500 गोल्ड कॉइंस तक होती है। यूलिशा ये सुनकर घबरा जाती है, क्योंकि अगर किसी को कर्ट की असली एबिलिटीज का पता चल गया तो ये बात जल्दी ही पूरे देश में फैल सकती है। इसलिए यूलिशा मिमिको को बताती है कि कर्ट पहले फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग के साथ काम कर चुका है। और तब मिमिको उसे एक शॉकिंग खबर देती है। फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग का लीडर गोल्गोना अब एक वांटेड क्रिमिनल बन चुका है। अब यूलिशा टेंशन में आ जाती है। मिमिको उससे पूछती है तो तुम्हारा अब क्या प्लान है। यूलिशा जवाब देती है कि वो कर्ट को एक अटाइले मास्टर बनाना चाहती है और खुद उसकी बॉडीगार्ड बनकर उसकी सुरक्षा करेगी। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कर्ट को खुद ही लगता है कि वो बेकार है। उसे समझाना कि वो इनक्रेडिबली टैलेंटेड है शायद किसी मॉन्स्टर को हराने से ज्यादा मुश्किल है। अब वापस आते हैं कर्ट के पास। कर्ट किचन में लीजे के लिए खाना बना रहा होता है। तभी ओफिलिया वहाँ पहुँचती है। उसे पता चलता है कि कर्ट की लीजे से मुलाकात हो चुकी है। ओफिलिया कर्ट को कुछ पैसे देती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। मतलब बेसिकली ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही काफी है, अब तुम निकलो। कर्ट भी सीधा साधा इंसान था, पैसे लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब जब खाना रेडी होता है ओफिलिया उसे लीजे के कमरे में लेकर जाती है। खाने की खुशबू आते ही लीजे के मुंह में पानी आने लगता है। लेकिन ओफिलिया पहले खाना चेक करना चाहती है, क्योंकि लीजे की हालत को देखते हुए उसे कोई भी रिस्क नहीं लेना था। लेकिन लीजे उसे रोक देती है। वो कहती है कि उसे कर्ट पर भरोसा है और अगर खाने में जहर भी हुआ तो भी इसको इस बीमारी से ज्यादा
ज्यादा क्या ही बुरा होगा। आखिरकार उसकी जिंदगी पहले ही इस कर्ज की वजह से बर्बाद हो चुकी है, इसलिए वो खुद थोड़ा सा खाना टेस्ट करती है और जैसे ही खाना उसके मुंह में जाता है तो उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन बदल जाता है। खाना बेहद टेस्टी होता है, लेकिन तभी अचानक लीज़ी जमीन पर गिर जाती है। ओफिलिया के होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि शायद खाना खाने की वजह से कर्ज और ज्यादा एक्टिव हो गया है, लेकिन कुछ ही पल बाद लीज़ी खुद उठकर खड़ी हो जाती है और तभी उसे महसूस होता है कि उसके शरीर में कुछ बदलाव आ चुका है। उसके ऊपर मौजूद कर्ज का असर लगभग गायब हो चुका है। ओफिलिया बहुत ज्यादा शौक में हो जाती है। जिस कर्ज को बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मेजिस ठीक नहीं कर पाए, वो सिर्फ कट के बनाए हुए खाने से कमजोर पड़ चुका है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि बस इतनी ही प्रॉब्लम थी, तो नहीं। उसी समय दूसरी जगह एक हुड पहना हुआ आदमी अपने बॉस के सामने खड़ा होकर माफी मांग रहा होता है। वो बताता है कि लीज़ी का कर्ज टूट चुका है। उसका बॉस ये सुनकर बिल्कुल खुश नहीं होता। वो ऑर्डर देता है किसी भी हालत में लीज़ी को जिंदा नहीं रहना चाहिए, यानी अब कर्ट को पता भी नहीं। और उसने जाने में एक ऐसे खेल में कदम रख दिया है जिसमें कई सारे पावरफुल लोग शामिल है। उस रात ओफिलिया लीज़ी को लेकर मिमिको के पास जाती है और वहाँ यूलिशिया भी मौजूद होती है। जैसे ही दोनों लड़कियां लीज़ी को देखती है, वो सम्मान से झुक जाती है, क्योंकि लीज़ी कोई नॉर्मल लड़की नहीं, वो इस किंगडम की तीसरी राजकुमारी थी। यानी कर्ट ने जिस लड़की को कैजुअली खाना बना कर दिया, वो असल में रॉयल फैमिली की मेंबर निकली। मिमिको भी उसे देखकर हैरान रह जाती है। उसे तो पता था कि लीज़ा बहुत बीमार है, लेकिन अब वो बिल्कुल ही हेल्दी खड़ी है। मिमिको पूछती है आखिर क्या हुआ। तब ओफिलिया पूरी सच्चाई बताती है। लीज़ी को असल में एक खतरनाक कर्ज दिया गया था। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि वो जिंदा रहे, लेकिन लीज़ी सिर्फ इस किंगडम की प्रिंसेस नहीं थी, वो दूसरे देश की रॉयल फैमिली से जुड़ी हुई थी और दोनों किंगडम के बीच के पीस को बनाए रखने में उसका बहुत बड़ा रोल था। अगर लीज़ी को कुछ भी हो जाता तो दोनों देशों के बीच में रिलेशंस बिगड़ सकते थे, इसलिए उसके खिलाफ लगाया गया कर्ज सिर्फ एक पर्सनल अटैक नहीं था, ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम को हिलाने की साजिश थी। मिमी को समझ जाती है कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। उन्हें उस इंसान को ढूंढना है जिसने लीज़ी का कर्ज तोड़ा, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये काम किसने किया तो वो खुद हैरान रह जाती है, क्योंकि जवाब होता है कर्ट। बस कर्ट का नाम सुनते ही यूलिशिया भी चौंक जाती है। वो सोचती है कुछ समय के लिए कर्ट से दूर क्या हुई, इस लड़के ने तो रॉयल प्रिंसेस का कर्ज एक झटके में तोड़ दिया। और अब उसे समझ में आने लगता है कि कर्ट की एबिलिटीज उसकी सोच से काफी ज्यादा डेंजरस है। अब सब मिलकर उस कर्ज के पीछे मौजूद लोगों को ढूंढने लगते हैं। मिमी को 3 सस्पेक्ट्स का नाम बताती है। पहला सानोवा, जो एक नाइट है, दूसरा बिशप ट्रिस्टन और तीसरा सस्पेक्ट है क्वीन इसाडोरा। अब चारों इन तीनों के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं, जैसे कोई डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन चल रही हो। हर सस्पेक्ट के पास एक मोटिव है, हर सस्पेक्ट के पास एक मौका भी है, लेकिन असली कल्प्रिट है कौन, ये भी साफ नहीं है। तभी ओफिलिया एक प्लान बनाती है। वो कहती है कि अगर असली कल्प्रिट तक पहुंचना है तो सीधा हमला करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक ट्रैप बिछाना होगा और इसके लिए एक अच्छा बेट होगा, एक नया अटाइले मास्टर। अगर लीज़ी को किसी अटाइले मास्टर के अंदर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाए तो जिन लोगों ने उसे कर्ज किया है उनकी नजर उसने अटाइले मास्टर पर जरूर पड़ जाएगी। और जैसे जैसे वो उस नए इंसान के बारे में जानकारी जुटाएंगे, उन्हें कल्प्रिट तक पहुंचने का रास्ता मिल सकता है। लेकिन इसके लिए एक प्रॉब्लम थी, उन्हें एक ऐसा अटाइले मास्टर चाहिए जो सिर्फ नाम का ही टैलेंटेड ना हो, बल्कि सच में इतना पावरफुल हो कि एनिमी को मजबूर कर दे अपने हाथ दिखाने के लिए। और तो गाइज, उन्हें अभी तक पता नहीं था कि उनकी तलाश जिस इंसान के जाकर खत्म होने वाली है वो पहले ही उनके बिल्कुल सामने आ चुका है। उसका नाम है कर्ट। अब कर्ट की बनाई हुई मैजिकल क्रिस्टल्स को देखकर ओफिलिया भी समझ जाती है कि अगर किसी को अटाइले मास्टर बनाना है तो कर्ट से बेहतर कैंडिडेट शायद हो ही नहीं सकता। और सबसे अच्छी बात, यूलिशिया पहले ही कर्ट को इस रास्ते पर ले जाने के बारे में सोच रही थी, इसलिए वो ओफिलिया को कर्ट के बनाए हुए मैजिकल क्रिस्टल्स दिखाती है। ओफिलिया जैसे ही उन क्रिस्टल्स को ध्यान से देखती है, उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि ये कोई ऑर्डिनरी क्रिस्टल्स तो है नहीं। उनकी क्वालिटी देखकर वो बिना ज्यादा सोचे कर्ट को इस काम के लिए परफेक्ट कैंडिडेट चुन लेती है। लेकिन कर्ट को इस प्लान के बारे में अभी तक भनक भी नहीं थी। अगले दिन कर्ट ओफिलिया के घर में पहुंचता है, लेकिन वहाँ मिशेल उसे बताती है कि फिलहाल उसके लिए कोई काम अवेलेबल ही नहीं है। कर्ट ये सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाता है। भाई को लगा था कि आज फिर कुछ काम मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से तो छुट्टी मिल गई, इसलिए कर्ट वहाँ से निकलकर एक होटल में खाना खाने चला जाता है। और तभी उसकी नजर एक एडवेंचर पार्टी पर पड़ती है। उन लोगों की हालत थोड़ी खराब होती है, क्योंकि उनका एक पुराना पार्टी मेंबर आज के मिशन में उनके साथ नहीं जा सकता और अब उन्हें एक पोर्टर की जरूरत है, यानी कि एक ऐसा आदमी जो उनका सारा भारी भरकम सामान उठाकर ले जाए। काम सुनते ही कर्ट खुद ही आगे आ जाता है, लेकिन जैसे ही पार्टी वाले उसे देखते हैं, सबके चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन होता है,
ये क्योंकि कर्ट को शरीर को देखकर ऐसा लगता है कि अगर थोड़ी सी भी ज्यादा हवा चल जाए तो ये लड़का उड़ जाएगा, और ऊपर से इन्हें करीब 150 किलो का सामान उठाना है। लेकिन कर्ट को मौका तो दो। आगे हम देखते हैं कि कर्ट सिर्फ सामान उठाकर ही नहीं बल्कि पार्टी के 2 मेंबर्स को एक साथ उठाकर दिखा देता है। दोनों का कंबाइंड वेट करीब 250 किलो से ज्यादा होता है और पूरा होटल कुछ सेकंड के लिए साइलेंस हो जाता है। फिर सभी लोग उसके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। जो लोग अभी कर्ट को देखकर हंस रहे थे अब वही लोग उसे देखकर शौक में है। एडवेंचर पार्टी भी ज्यादा सोच विचार नहीं करती, वो तुरंत कर्ट को हायर कर लेती है और खाना खत्म होते ही पूरी पार्टी अपने मिशन के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में सब एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। कर्ट भी अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन उसे देखकर अभी भी किसी को अंदाजा नहीं है कि इनके साथ ही कौन चल रहा है। कुछ देर बाद पूरी पार्टी एक डंजन के एंट्रेंस पर पहुंचती है और जैसे ही वे लोग अंदर जाने लगते हैं अचानक से एक स्लाइम कर्ट पर हमला कर देती है। कर्ट उसे हराने की कोशिश करता है, लेकिन भाई की कॉम्बैट स्किल आखिर कॉम्बैट स्किल है। स्लाइम से लड़ते लड़ते उसकी हालत खराब हो जाती है और उसका ऑरा फिर से नेगेटिव लेवल पर पहुंच जाता है। तभी पार्टी की एक मेंबर सीना उसकी मदद करती है। कर्ट को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की होती है कि उसे कोई डांटता नहीं, कोई ये नहीं कहता तुमसे एक स्लाइम भी नहीं मरा। उसकी बजाय पार्टी वाले उसे कहते हैं जब तक कर्ट अपना काम ठीक से करता रहेगा वे लोग इसकी प्रोटेक्शन करते रहेंगे। कर्ट ये सुनकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसने पहले जिस पार्टी के लिए सालों तक काम किया था वहाँ उसे हमेशा एक बोझ समझा गया था और यहाँ कुछ घंटों पहले मिले लोग उसकी प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे। कर्ट के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। अब पूरी पार्टी डंजन के अंदर पहुंचती है। सेना अपने मैजिक से पूरे रास्ते को रोशनी से भर देती है और जैसे ही सब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पूरा डंजन गोब्लिन से भरा हुआ है। पार्टी एक गोब्लिन को खत्म करती है, लेकिन जैसे ही वो गोब्लिन मरता है वो बाकी गोब्लिन्स को अलर्ट कर देता है और कुछ ही सेकंडों में चारों तरफ से गोब्लिन्स उनकी तरफ दौड़ने लगते हैं। पार्टी को समझ में आ जाता है कि अब लड़ाई कर निकलना आसान नहीं होगा। तभी कर्ट को एक सीक्रेट पैसेज दिखाई देता है। पार्टी के मेंबर्स फैसला करते हैं कि कर्ट और सेना को उस रास्ते से बाहर निकालेंगे जबकि बाकी लोग पीछे रहकर गोब्लिन्स को रोकेंगे। कर्ट तुरंत ही समझ जाता है कि वे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए खुद को खतरे में डाल रहे होते हैं और ये पहली बार था जब कर्ट को सच में फील हुआ है। उसने पहली बार किसी को अपना ट्रू फ्रेंड माना है। ये एक्सपीरियंस उसके लिए फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग से बिल्कुल ही अलग था, इसलिए कर्ट भी उसके पास जाकर उनकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन सेना उसे रोक देती है। वो कहती है बाकी मेंबर्स सिचुएशन संभाल लेंगे और कर्ट को मजबूरी में उनके साथ आगे बढ़ना पड़ता है। सेना मैजिक से रास्ते को रोशन करती है और दोनों आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ ही देर बाद उन्हें एहसास होता है कि वे लोग अब ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां उनका सामना आयरन ड्रैगन गोलम से होने वाला है और ये कोई छोटे मोटे मॉन्स्टर्स नहीं थे। इनका एक अटैक से किसी भी नॉर्मल एडवेंचर का काम तमाम हो सकता था। इधर दूसरी तरफ यूलिशिया और लीजे कर्ट को ढूंढने के लिए निकल चुके होते हैं। रास्ते में यूलिशिया लीजे को समझाती है कि उसे अपनी असली आइडेंटिटी कर्ट और बाकी लोगों से छुपा कर रखनी होगी। लीजे भी उसकी बात मान लेती है, लेकिन फिर वो यूलिशिया से कहती है कि वो इतने फॉर्मल तरीके से उसे बात करना बंद करे। आखिर दोनों अब एक साथ मिलकर काम कर रही थी। कुछ देर बाद दोनों कर्ट के कमरे तक पहुंचती है, लेकिन कर्ट वहाँ होता ही नहीं है। तभी यूलिशिया को बाहर बेंडेना की आवाज सुनाई देती है। बेंडेना से पता चलता है कि कर्ट एक एडवेंचरर पार्टी के साथ डंजन में गया है। यूलिशिया के दिमाग में आता है कहीं ये लोग कर्ट को फंसाने के लिए तो ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो डिसाइड करती है कि पहले खुद जाकर उसे देखना जरूरी है। वो लीजे को कहती है कि लीजे यहीं पर रुके और वो खुद ही कर्ट को वापस लेकर आए, लेकिन तभी लीजे भी साथ में चलने की जिद करने लगती है। वो कहती है वो अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकती है और उसके पास मैजिक भी है। यूलिशिया के पास उसे रोकने का कोई सॉलिड रीजन बचता ही नहीं, इसलिए दोनों साथ निकल पड़ती है। कुछ देर बाद दोनों डंजन के पास पहुंचती है और अचानक लीजे को एक फैमिलियर स्मेल आती है, कर्ट की खुशबू। वो बस उस स्मेल को फॉलो करती है और दोनों एक हिडन वॉल के पास पहुंच जाते हैं। लीजे अपने मैजिक की मदद से फील करती है कि दीवार की दूसरी तरफ लड़ाई हो रही है। यूलिशिया तुरंत समझ जाती है कि कर्ट अंदर हो सकता है, तो वो लीजे से कहती है तुम यहीं रहो और खुद अंदर जाने के लिए दौड़ने लग जाती है। लेकिन अंदर जाने से ठीक पहले लीजे अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और यूलिशिया के फिजिकल एबिलिटीज को कई गुना बढ़ा देती है। यूलिशिया की स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और फिर वो डंजन के अंदर घुसती है।
अंदर सेना के साथ बाकी मेंबर्स गोबलिन से लड़ रहे होते हैं और तभी यूलिशिया पहुंचती है। वो बिना ज्यादा मेहनत किए एक ही अटैक में कई गोबलिन्स को खत्म कर देती है। सेना और बाकी मेंबर्स उसकी ताकत देखकर हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ अपना कर्ट आयरन ड्रैगन गोलेम्स के सामने खड़ा था। सेना को लगता है कि अब शायद वो लोग बच नहीं पाएंगे। वो कर्ट से माफी मांगने लगती है, लेकिन कर्ट बिल्कुल काम रहता है। वो सेना से कहता है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो गोलेम्स की तरफ देखता है। भाई के चेहरे पर डर का नाम तक नहीं था, क्योंकि कर्ट के लिए ये आयरन ड्रैगन गोलेम्स कुछ ज्यादा इंप्रेसिव थे ही नहीं। वो कैजुअली अपना छोटा सा नाइफ निकालता है और गोलेम्स पर हमला करता है और कर्ट एक एक कर सबको काट कर नीचे गिरा देता है, ऐसे जैसे कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि वो फ्रूट्स काट रहा हो। सेना की हालत खराब हो जाती है। वो सोचती है अभी ये वही लड़का है ना जो स्लाइम से स्ट्रगल कर रहा था। मुझे समझ में नहीं आता कि कर्ट आखिर है कौन। और सामने का सीन देखकर वो शॉक हो जाती है। आयरन ड्रैगन जिनसे लड़ना पूरी पार्टी के लिए मुश्किल था, कर्ट ने उन्हें अकेले ही खत्म कर दिया था। यूलिशिया को अब भी कर्ट की एबिलिटीज पर सरप्राइज होना बंद नहीं हुआ था, लेकिन कर्ट की नजर जैसे यूलिशिया पर पड़ती है वो तुरंत उसकी तरफ जाता है और सबसे पहले पूछता है कि डेंजो और कैन ठीक है या फिर नहीं। कर्ट को लगता है कि शायद उसकी वजह से ये दोनों घायल हो गए होंगे, लेकिन यूलिशिया उसे बताती है कि दोनों ठीक है, बस थोड़े से घायल हुए हैं। ये सुनकर कर्ट थोड़ा रिलैक्स होता है। उधर लीज़े लगातार कर्ट को देख रही होती है। उसकी नजरें जैसे कर्ट से हटी नहीं रही थी, क्योंकि वो भी समझ चुकी होती है कि ये लड़का बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। थोड़ी देर बाद पूरी एडवेंचरर पार्टी यूलिशिया को धन्यवाद करती है। वो मानते हैं कि डंजन में आने से पहले उन्होंने एरिया को ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं किया था, और अगर यूलिशिया और कर्ट समय पर नहीं आते तो शायद उनका बचना मुश्किल था। लेकिन यूलिशिया इस बात को ज्यादा दिल पर नहीं लेती। उसका ध्यान अब किसी और चीज पर है। वो कर्ट के पास जाती है और कहती है, कर्ट तुम्हारे लिए एक नई जॉब है। कर्ट तुरंत ही ध्यान से सुनने लगता है। यूलिशिया बताती है कि उसे एक अटाइले में काम करने का मौका मिल सकता है और वो चाहती है कि कर्ट उसके साथ वहाँ पर चले। कर्ट अभी भी इसे एक नॉर्मल जॉब ही समझ रहा होता है और उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि यूलिशिया और ओफिलिया ने उसके लिए जो प्लान बनाया है उसका मकसद सिर्फ जॉब दिलाना नहीं, वो कर्ट को इस दुनिया का अगला अटाइले मास्टर बनाना चाहते हैं। और अगर ये प्लान सक्सेस हुआ तो कर्ट की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है, क्योंकि कर्ट खुद को एक महान अटाइले मास्टर बनाने के लायक समझेगा। क्या कर्ट खुद को एक महान अटाइले मास्टर बनने लायक समझेगा, या फिर वो हमेशा की तरह अपनी एब्सर्ड एबिलिटीज को अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं ये कहकर इग्नोर करता रहेगा। अब कर्ट को यूलिशिया ने बता दिया था कि उसके लिए एक नई जॉब है, लेकिन कर्ट तुरंत कहता है कि अभी भी वो साकुरा पार्टी के साथ काम कर रहा है। उसे लगता है कि शायद अब उसे उन्हें छोड़कर जाना सही नहीं होगा, लेकिन साकुरा पार्टी के मेंबर्स खुद कर्ट से कहते हैं तुम हमारी चिंता मत करो, तुम यूलिशिया के साथ चले जाओ। कर्ट अभी कुछ कहता उससे पहले ही यूलिशिया सबको एक और ऑफर दे देती है। वो कहती है कि अगर वे लोग चाहे तो इसके साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि उसे आगे अपने काम के लिए एडवेंचरर्स की जरूरत पड़ने वाली है। ये सुनते ही पूरी पार्टी तैयार हो जाती है और फिर फैसला होता है कि शहर वापस जाकर ये एक बड़ी विक्ट्री पार्टी रखेंगे। लेकिन कर्ट भाई पार्टी में भी अपना काम नहीं छोड़ता। वो पूरे मिशन का सामान उठाकर अकेले वापस ले जाता है। मतलब बाकी लोग सेलिब्रेशंस के बारे में सोच रहे हैं और कर्ट बेचारा कूली बना हुआ है। वापसी के रास्ते यूलिशिया कर्ट को बताती है कि जब वो अटाइले में काम करना शुरू करेगा तब उसका मानव टेस्ट दोबारा किया जाएगा। कर्ट ये सुनकर बिल्कुल रेडी हो जाता है। उसे लगता है कि ये बस एक नॉर्मल टेस्ट है। शहर पहुंचने के बाद कर्ट की मुलाकात मिमिको से होती है। मिमिको खुद को एक कोर्ट मैजिशियन के रूप में इंट्रोड्यूस करती है और जैसे ही उसकी नजर कर्ट पर पड़ती है वो उसकी जमकर तारीफ करती है। वो बताती है कि ओफिलिया ने कर्ट के बारे में काफी अच्छी बातें कही है और उसने कर्ट के बनाए हुए मैजिक क्रिस्टल्स भी देखे हैं। कर्ट ये सुनकर थोड़ा सा खुश हो जाता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि मिमिको ही उसका माना टेस्ट करने वाली है। कर्ट के चेहरे पर तुरंत खुशी आ जाती है। रात को बाकी लोग विक्ट्री पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन मिमिको और यूलिशिया कर्ट के टेस्ट रिजल्ट्स देखकर सीरियस डिस्कशन कर रही होती है। और फिर मिमिको एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर यूलिशिया भी कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती है। कर्ट की लगभग सारी मैजिकल एबिलिटीज ट्रिपल एस रैंक है। उसकी रो मैजिकल पावर्स तो ट्रिपल एस रैंक से भी कई गुना ज्यादा है। यूलिशिया पूरी तरह कन्विंस्ड थी कर्ट को अटाइले मास्टर ही बनना होगा और दोनों अपने सीक्रेट प्लान को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि इनकी ये पूरी कन्वर्सेशन को जो सुन रहा था वो और कोई नहीं है, किर्शल है। किर्शल ने चुपचाप इनकी सारी बातें सुन ली है। यूलिशिया और मिमिको तुरंत ही उसे समझाती है ये इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर उसने किसी को कर्ट की असली एबिलिटीज के बारे में बताया तो सोचो
सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। क्रिस्टल भी समझ जाती है कि ये कोई मजाक वाली बात है ही नहीं। कुछ दिन बाद पूरी टीम अपने नए बेस की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में कैन काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर पूछता है, वैसे ये अटाइले मास्टर है कौन जिसके अंडर कर्ट काम करने वाला है। ये क्वेश्चन सुनते ही यूलिशा के फेस का रंग बदल जाता है क्योंकि ये पूरी इन्फॉर्मेशन अभी सीक्रेट रखनी थी। लेकिन यूलिशा बड़ी चालाकी से बात को संभाल लेती है। वो किसी तरह कर्ट को दूसरी बातों में उलझा देती है। लेकिन दूसरी तरफ सेना काफी समय से इन लोगों को ऑब्जर्व कर रही थी। उसे लगता है कि यूलिशा ने साकुरा पार्टी को सिर्फ काम के लिए हायर नहीं किया है, शायद वो उन्हें किसी और वजह से भी अपने साथ रख रही है। और अगर कर्ट की इतनी बड़ी एबिलिटीज है तो शायद यूलिशा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए इन सब को साथ में लेकर चल रही है। सेना पूरी तरीके से अलर्ट होती है। वो मन ही मन डिसाइड करती है, अगर कर्ट के साथ कोई गड़बड़ हुई तो हम सब मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। कुछ देर बाद पूरी टीम शहर पहुंच जाती है। शहर को देखते ही कर्ट थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि यही वो जगह थी जहाँ उसने पहला कंस्ट्रक्शन का काम किया था। यही वो दीवार थी जिसे उसने अकेले ही इतनी तेजी से रिपेयर कर दिया था और सिर्फ 3 दिन बाद उसे उसकी जॉब से निकाल दिया गया था। कर्ट को पुरानी बातें याद आती है और वो थोड़ा सा उदास हो जाता है। गाड़ी से उतरने के बाद यूलिशा सबको एक बहुत बड़े खाली जमीन के टुकड़े के पास लेकर जाती है और कहती है, आज से ये हमारा नया बेस है। सब लोग जमीन को देखते हैं, फिर एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यूलिशा समझाती है कि जब तक उनका नया अटाइले तैयार ना हो जाता तब तक ये लोग होटल में रहेंगे। और फिर वो कर्ट की तरफ मुड़ती है, कर्ट क्या तुम ये पूरा अटाइले बना सकते हो? बाकी लोग कर्ट की तरफ देखते हैं। उनके दिमाग में शायद यही चल रहा होता है, एक आदमी अकेले पूरा अटाइले कैसे बनाएगा? लेकिन कर्ट बिना ज्यादा सोच विचार किए कहता है, हाँ मुझे 3 दिन दे दीजिए। सबके चेहरे पर शौक। 3 दिन? भाई ने घर कुछ घंटों में बनाया था, लेकिन अब पूरा अटाइले बनाने की बात हो रही है। यूलिशा तो कर्ट की एबिलिटीज अच्छी तरीके से जानती थी। वो उसे रोकती है और कहती है उसे आराम करना चाहिए, 3 दिन से ज्यादा लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो पूछती है, तुम्हें कौन कौन से मटेरियल चाहिए? कर्ट तुरंत एक लंबी सी लिस्ट तैयार कर देता है। यूलिशा लिस्ट देखकर समझ जाती है इसमें काफी सामान लगेगा। वो कहती है कि सारे मटेरियल्स लाने में उसे करीब 2 दिन लगेंगे। उधर सेना कर्ट की चिंता कर रही होती है क्योंकि वो ये सोच रही थी कि इनका ये मिशन बहुत बड़ा काम है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कर्ट खुद किसी और चीज को लेकर परेशान था। वो सोच रहा था, पता नहीं जो अटाइले मैं बनाऊंगा वो अटाइले मास्टर को पसंद भी आएगा या फिर नहीं। भाई जिसे अटाइले मास्टर बनना था उसको ये चिंता हो रही है कि उसका बनाया हुआ अटाइले उसको पसंद आएगा या फिर नहीं। इसके बाद यूलिशा बाकी लोगों से कहती है कि सब होटल चले, लेकिन जाने से पहले वे कर्ट को खास तौर पर समझा दिया है, समय पर होटल आना, खाना खाना और आराम करना, रात दिन काम में मत लगे रहना। कर्ट से हिलाकर हाँ कर देता है, लेकिन यूलिशा को भी पता है ये लड़का आराम करने वालों में से तो है नहीं। होटल पहुंचने के बाद यूलिशा सबको बैठने के लिए कहती है। वो कहती है अब एक जरूरी बात करनी है। सेना तो काफी समय से इसी मोमेंट का इंतजार कर रही थी। वो सीधा यूलिशा से पूछती है, आखिर कर्ट है कौन? और फिर वो कर्ट की वो सारी बातें याद दिलाती है जो उसने डंजन में देखी थी। एक तरफ आयरन ड्रैगन गोलम्स और दूसरी तरफ कर्ट के हाथ में सिर्फ एक छोटा सा नाइफ। कर्ट ने उन गोलम्स को ऐसे काट दिया जैसे कोई फ्रूट्स काट रहा हो। और ऊपर से कर्ट का डायलॉग, इनसे तो मैं बचपन में खेला करता था। सेना का दिमाग वहीं पर घूम जाता है। वो सोचती है ये लड़का पागल है क्या? वो यूलिशा से सवाल करती है कि आखिर कर्ट की असली ताकत क्या है, और साथ ही वो यूलिशा से लीजे की आइडेंटिटी भी जानना चाहती है। यूलिशा को समझ में आ जाता है कि अब और बातें छुपाने का कोई भी फायदा नहीं है, इसलिए वो सबको सच्चाई बताने का फैसला कर दिया है। सबसे पहले यूलिशा बताती है कि वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी एडवेंचरर नहीं है, वो पहले रॉयल फैमिली के लिए काम कर चुकी है। इसके बाद लीजे खुद का इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि वो इस देश की 3rd प्रिंसेस है। हालांकि फिलहाल में उसकी असली आइडेंटिटी सीक्रेट रखी जा रही है। साकुरा पार्टी के मेंबर्स ये सुनकर शॉक हो जाते हैं कि जिस लड़की को अब तक वो अपने साथ एक नॉर्मल मेंबर की तरह लेकर घूम रहे थे वो असल में रॉयल फैमिली की प्रिंसेस निकली। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि कर्ट कौन है? यूलिशा ऑनेस्टली कहती है, सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक चीज वो पूरी तरीके से जानती है, कर्ट की लगभग सारी एबिलिटीज ट्रिपल एस रैंक है, सिर्फ उसकी कॉम्बैट एबिलिटी को छोड़कर। कॉम्बैट में कर्ट के अभी भी जी रैंक ही है, यानी ये दुनिया में सबसे अजीब कॉम्बिनेशन है। कॉम्बैट में जी रैंक, लेकिन बाकी लगभग हर चीज में ट्रिपल एस रैंक। और अब यूलिशा एक लास्ट बात बताती है। वो बताती है कि जिसने अटाइले के वो लोग तैयार कर रहे हैं उसका मास्टर और कोई नहीं कर्ट ही होगा। सेना ये सुनते ही गुस्से में आ जाती है। उसे शिकायत होती है कि यूलिशा ने उससे ये बात पहले क्यों छुपाई। यूलिशा समझा
समझाती है कि कर्ट से कोई भी सीक्रेट निकलवाना आसान नहीं है, क्योंकि वो बेहद सीधा और इनोसेंट है। आखिर बाहर के लोगों को अगर उसकी असली एबिलिटीज का पता चल गया तो वो कर्ट को इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। इसलिए कर्ट को अपने लोगों के बीच रखना और इसकी प्रोटेक्शन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। लीजे भी अब कर्ट को लेकर सीरियस हो जाती है। वो पूरी पार्टी से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज कर्ट की प्रोटेक्शन करना। कमरे में कुछ देर के लिए बिल्कुल शांति छा जाती है। सब लोग सोचते हैं। फिर आखिरकार डांजो बोलता है। वो कहता है, कर्ट भले ही हमारी पार्टी का ऑफिशियल मेंबर नहीं है, लेकिन वो हमारा दोस्त है। उन्होंने डंजन में एक दूसरे की मदद की थी। उन्होंने मुश्किल सिचुएशन साथ में फेस की थी और जब बाकी लोग खतरे में थे, कर्ट उन्हें छोड़कर भागा नहीं। इसलिए डांजो साफ कहता है, हम उसकी मदद करेंगे। बाकी मेंबर्स भी उसके फैसले से सहमत हो जाते हैं और इस तरह कर्ट को बिना पता चले उसके आसपास एक ऐसी टीम तैयार हो जाती है जो सिर्फ उसके साथ काम ही नहीं करेगी, बल्कि उसकी असली ताकत और उसकी मासूमियत दोनों की रक्षा करेगी। क्योंकि कर्ट को अभी भी नहीं पता कि वो कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और यही बात आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत भी बनेगी और शायद उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। क्योंकि जैसे कर्ट का नाम दुनिया में फैलने लगेगा, वैसे वैसे लोग इसके सामने आएंगे जो उसकी एबिलिटीज का इस्तेमाल कर अपना फायदा निकलवाना चाहेंगे। लेकिन इस बार कर्ट अकेला नहीं है, उसके पास उसके दोस्त है। बाकी सभी लोग डांजो की बात से सहमत हो जाते हैं, लेकिन सेना अभी भी पूरी तरीके से कन्विंस्ड नहीं थी। उसका मानना था जिस इंसान को ये लोग मुश्किल से जानते हैं, उसके लिए वे अपनी जान जोखिम में क्यों डालना चाहेंगे। लेकिन तभी उसे एक बात पता चलती है, कर्ट से यूलिशा की मुलाकात को अभी भी सिर्फ 6 ही दिन हुए हैं। ये सुनकर कुछ देर के लिए सेना चुप हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि अगर यूलिशा इतनी कम मुलाकात के बाद भी कर्ट के ऊपर इतना भरोसा कर रही है तो जरूर इसके पीछे कोई न कोई खास वजह होगी। इसलिए सेना बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल जाती है। वो थोड़ी परेशान होकर सीधे सीधे उनके नए बेस की तरफ चली जाती है, लेकिन वहां पहुंचते ही वो शॉक हो जाती है क्योंकि कर्ट ने सिर्फ कुछ ही घंटों में बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा तैयार कर दिया था। सेना कुछ सेकंड तक उस बिल्डिंग को देखती रहती है। फिर वो कर्ट से पूछती है, क्या हम तुम पर जरूरत से ज्यादा काम का बोझ तो नहीं डाल रहे? लेकिन कर्ट हमेशा की तरह स्माइल करता है और कहता है, दूसरों की मदद करने में मुझे खुशी मिलती है। बस कर्ट की यही मासूमियत सेना के दिल को छू जाती है। उसे समझ में आता है कि ये लड़का किसी से कुछ पाने के लिए दूसरों की मदद नहीं करता, वो बस मदद करना चाहता है। और उसी वक्त सेना अपना फैसला बदल लेती है। अब वो भी कर्ट का साथ देने का फैसला करती है और पहली बार कर्ट को अपना दोस्त मान लेती है। उधर इसी दौरान डांजो की मुलाकात बेंडना से होती है। वहाँ से उसे एक पुराने टीममेट के बारे में पता चलता है जिसका कि नाम था बेबीनॉक। यही वो आदमी है जिसकी की जगह कर्ट को उस डंजन मिशन के लिए चूज करा गया था। लेकिन अब डांजो को पता चलता है कि बेबीनॉक कोई सीधा साधा एडवेंचरर नहीं है। असल में वो एक धोखेबाज आदमी है जो कि दुश्मनों के लिए काम करता है। उसका मकसद साकुरा पार्टी में घुसकर अंदर से उनकी बर्बादी की तैयारी करना था। बेंडना बताती है, बेबीनॉक ने हाल ही में साकुरा पार्टी के पुराने दुश्मनों से एक डील की थी। उसका काम साफ था, किसी भी तरह साकुरा पार्टी को खत्म करना। अब डांजो को समझ में आ जाता है कि डंजन में गोब्लिन्स वाली घटना शायद कोई एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने जानबूझकर उन्हें इस मुश्किल सिचुएशन में फंसाया था। मीटिंग खत्म होने के बाद डांजो बेंडना को उसकी मदद के पैसे देता है और उसी रात वो सीधा उस होटल में पहुंच जाता है जहाँ बेबीनॉक बैठा हुआ है और अपनी अगली प्लानिंग कर रहा था। लेकिन जैसे ही बेबीनॉक की नजर डांजो पर पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है, लेकिन बेचारा भागते भागते रास्ते में एक तार से टकरा जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। अब डांजो आराम से उसके पास पहुंचता है और उसे देखकर साफ समझ जाता है कि गोब्लिन इंसिडेंट में बेबीनॉक का हाथ था। डांजो उसे सख्त वार्निंग देता है, अगर दोबारा हमारी पार्टी के आसपास भी दिखाई दिए तो अच्छा नहीं होगा। बेबीनॉक डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पाता और डांजो वहाँ से चला जाता है। लेकिन असली मजेदार बात इसके बाद पता चलती है, जिस तार से बेबीनॉक गिरा था वो बेंडना ने ही लगाया था। बेंडना को थोड़ा अफसोस होता है। उसके हिसाब से डांजो को बेबीनॉक को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो आगे चलकर फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। उसका पीछा करने ही वाली होती है, तभी उसकी नजर कुछ ऐसे लोगों पर पड़ती है जो मिमिको के लिए काम कर रहे थे। बेंडना तुरंत ही छुप जाती है और वहीं से उसे एक ऐसी रिपोर्ट मिलती है जिसमें मार्लेस फिश का नाम लिखा हुआ है। अब दोस्तों, मार्लेस फिश कोई रैंडम कैरेक्टर नहीं है, वो कर्ट की पुरानी फ्लेमिंग ड्रैगन पार्टी की मेंबर रह चुकी है और आगे चलकर इस कैरेक्टर की स्टोरी में काफी बड़ी भूमिका होने वाली है। लेकिन फिलहाल बेंडना एक और काम करने का फैसला करती है। वो कर्ट के गांव जाने वाली होती है। तीसरे दिन जब पूरी टीम अपने नए बेस पर पहुंचती है तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जहां कुछ दिन पहले सिर्फ खाली जमीन थी
वहाँ अब एक शानदार पूरा अटाइले तैयार खड़ा था और कर्ट बड़े एक्साइटमेंट के साथ उन्हें पूरा अटाइले दिखाने लगता है। हर कमरे में कुछ न कुछ खास था, कहीं टूल्स, कहीं मैजिकल इक्विपमेंट, कहीं स्टोरेज, और हर जगह कर्ट की मेहनत साफ दिखाई दे रही थी। सब लोग बस उसे देखते जा रहे थे, लेकिन कर्ट को सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट एक ही चीज की थी। वो यूलिशिया से पूछता है अटाइले मास्टर कब आएंगे। अब यूलिशिया के पास कोई जवाब नहीं होता क्योंकि अटाइले मास्टर तो खुद कर्ट था, लेकिन अभी कर्ट को ये बात बताई नहीं जा सकती, इसलिए यूलिशिया झूठ बोल देती है। उन्हें आने में अभी कुछ दिन और लगेंगे। कर्ट फिर भी पूरी तरह इनोसेंट होकर उसकी बात मान लेता है। उसके बाद यूलिशिया पूरे घर के कमरों की गिनती करने लगती है। फिर वो कर्ट से पूछती है तुम खुद किस कमरे में रहोगे। कर्ट बिना किसी हेजिटेशन के बोलता है मैं तो यहाँ घर में काम करने वाला हूँ, इसलिए किचन के पास छोटा सा कमरा मेरे लिए ठीक रहेगा। मुझसे सुनते ही बाकी सबका रिएक्शन देखने लायक होता है। सब एक साथ बोल पड़ते हैं नहीं। कर्ट को समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है। सब लोग उसे समझाने लगते हैं वो भी इस हाउस के एक प्रॉपर बेडरूम में रहेगा, लेकिन कर्ट मानने को रेडी ही नहीं होता। वो सोचता है इतना अच्छा रूम मेरे लिए आखिर क्यों, और फिर शुरू होता है लगभग 2 घंटे का परसुएशन मिशन। आखिरकार कर्ट एक कंडीशन पर मान जाता है। वो कहता है ठीक है, लेकिन जैसे ही असली अटाइले मास्टर वापस आएंगे मैं तुरंत रूम खाली कर दूंगा। सब लोग एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि बेचारे कर्ट को अभी भी नहीं पता था जिस मास्टर का वो इंतजार कर रहा है वो खुद वही है। इसके बाद यूलिशिया कर्ट से एक और रिक्वेस्ट करती है। वो पूछती है कि क्या कर्ट पूरे घर के चारों तरफ ऐसा बैरियर बना सकता है जिससे कोई उन पर कर्स इस्तेमाल ना कर सके, लेकिन कर्ट इस बारे में साफ कह देता है वो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट होगा। इसलिए कुछ देर बाद यूलिशिया दूसरा तरीका अपनाती है। वो मिमिको से मिले प्रोटेक्टिव टेलिस्मान्स पूरे घर में लगा देती है। अब कम से कम उन्हें कर्स से कुछ प्रोटेक्शन मिल जाएगी। इसी दौरान लीजे अपने कमरे से बाहर निकलती है। उसका साफ इरादा था कर्ट से मिलने का, लेकिन जैसे ही यूलिशिया उसके इरादे देखती है वो उसे रोकने लगती है। लीजे भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उल्टा यूलिशिया को टीज करते हुए बोलती है कहीं तुम जेलस तो नहीं हो रही। यूलिशिया का फेस तुरंत चेंज हो जाता है। जाने से पहले लीजे को वार्निंग देती है मेरे प्यारे और मासूम कर्ट को परेशान करने की कोशिश भी मत करना। लीजे मुस्कुराती रहती है, लेकिन यूलिशिया को साफ पता था इस लड़की के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। अगली सुबह कर्ट हमेशा की तरह सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने में लग जाता है और लीजे फिर मौका देखकर कर्ट के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी यूलिशिया बीच में आ जाती है। कुछ देर बाद आखिरकार सब लोग एक साथ बैठकर आराम से ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन खाना खत्म होने के बाद यूलिशिया की नजर कर्ट पर पड़ती है। कर्ट घर में लगाए हुए प्रोटेक्टिव टेलिस्मान्स को साफ कर रहा है। यूलिशिया उससे बहुत सिंपल तरीके से समझाती है कि टेलिस्मान्स क्यों लगाए गए हैं ताकि कर्ट को समझने में कोई परेशानी ना हो, लेकिन असल में यूलिशिया एक और चीज का इंतजार कर रही थी मिमिको के आने का, क्योंकि आगे का प्लान अब और सीरियस होने वाला था। उधर दूसरी तरफ बिशप ट्रिस्टन ने मार्लेस फिश को चर्च से निकालने का फैसला कर लिया। ट्रिस्टन उसे साफ कहता है कि अब चर्च उसका नाम अपने साथ नहीं जोड़ सकता क्योंकि उसकी पुरानी पार्टी मुश्किल में है और उसका लीडर गोनवो अब एक वांटेड क्रिमिनल बन चुका है। मार्लेस अपनी सफाई देने की कोशिश करती है। वो गोनवो को बुरा बताकर खुद को उससे अलग साबित करना चाहती है, लेकिन ट्रिस्टन उसकी एक भी बात सुनने के मूड में नहीं था। वो कहता है मार्लेस फिश की खराब रेपुटेशन अब चर्च की इमेज को भी नुकसान पहुंचा रही है, इसलिए उसे चर्च छोड़ना पड़ेगा। ये सुनकर मार्लेस पूरी तरीके से टूट जाती है क्योंकि उसने हमेशा ईमानदारी से चर्च की सेवा की थी। लेकिन तभी ट्रिस्टन उसे एक आखिरी मौका देता है। वो कहता है अगर तुम मेरे लिए एक काम कर दो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। इसके बाद ट्रिस्टन उसे एक ड्रिंक देता है। जैसे ही मार्लेस उसे पीती है उसके पेट पर एक अजीब सा मार्क दिखाई देने लगता है। अब ट्रिस्टन उसे असली ऑर्डर बताता है। अगर उसे इस डेडली कर्ज से छुटकारा चाहिए तो उसे हर हाल में लीजे को मारना होगा। मार्लेस के पास कोई रास्ता नहीं बचता और मजबूरी में वो इस काम को एक्सेप्ट कर लेती है। उस रात मार्लेस दर्द से परेशान होकर सो रही होती है और तभी उसे एक अजीब सपना आता है। सपने में एक डीमन लॉर्ड उसके सामने खड़ा होता है। वो बस मुस्कुराता है और इसके वो मुस्कान ही मार्लेस को अंदर से डरा देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान यूलिशिया अचानक नोटिस करती है कि लीजे पर लगे कुछ कर्सेस हटाने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ, यानी कि कर्स हटाने के बाद भी लीजे बिल्कुल ठीक है। लीजे को तुरंत कर्ट का खाना याद आता है। वो कर्ट की तरफ देखकर कहती है शायद तुम्हारे बनाए हुए खाने में सच में कोई खास पावर है। फिर वो मुस्कुरा कर कहती है अगर मुझे दोबारा कर्ज हुआ तो शायद तुम्हारा खाना ही मुझे फिर से ठीक कर देगा। कर्ट हमेशा की तरह इनोसेंट फेस बनाकर बस स्माइल कर देता है। उसे अभी तक नहीं पता था कि उसका हाथ का बनाया हुआ सिंपल सा खाना किसी रॉयल प्रिंसेस की मौत के कर्ज को बचाने तक की ताकत रखता है।
और दूसरी तरफ एक असैसिन धीरे धीरे लीजे की तरफ बढ़ रहा है। उसे पता नहीं है जिस लड़की को मारने का ऑर्डर मिला है उसके आसपास ऐसे लोग मौजूद है जो उसे बचाने के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात, कर्ट खुद भी अभी तक अपनी असली ताकत से अनजान है। लीजे की बात सुनकर कर्ट उसे तसल्ली देता है। वो बिल्कुल आराम से कहता है, अब तुम्हें दोबारा किसी कर से चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूलिशा ये सुनकर हैरान रह जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि कर्ट आखिर कहना क्या चाहता है। वो तुरंत पूछती है, तुम्हारा मतलब क्या है? अब कर्ट जो बताता है ये सुनकर यूलिशा का दिमाग ही घूम जाता है। कर्ट समझाता है कि वो घर के बाहर कोई अलग से बैरियर इसलिए नहीं बना पाया था क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं थी। असल में पूरा अटाइले ही एक बहुत बड़ा बैरियर है। ये कोई नॉर्मल बैरियर नहीं है। जो भी इंसान इस घर के अंदर रहने वाले किसी भी इंसान पर कर्स इस्तेमाल करेगा उसका कर्स उस पर ही वापस लौट जाएगा। लेकिन कर्ट ने इसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन भी कर रखा है। जो भी उनके ऊपर कोई स्पेल या कर्स कास्ट करेगा उसका पूरा शरीर चमकने लगेगा। मतलब एनिमी चाहे कितना भी छुपकर हमला करे उसकी लोकेशन अपने आप रिवील हो जाएगी। और ठीक उसी वक्त दूर कहीं एक दुश्मन लीजे पर दोबारा कर्स कास्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही स्पेल एक्टिवेट होता है उसका पूरा शरीर अचानक से तेज रोशनी में चमक उठता है। यानी बेचारा खुद ही वॉकिंग बेकन बन चुका है। ओफिलिया और मिमिको तुरंत ही उस चमक को डिटेक्ट कर लेती है। अब उन्हें पता चल चुका था कि एनिमी कहाँ छुपा है। कर्ट की बात सुनते ही यूलिशा बिना समय गवाए मिमिको को जानकारी देने निकल जाती है। इधर कर्ट लीजे से कहता है, तुम यूलिशा के साथ शहर घूमने क्यों नहीं चली जाते? क्योंकि टाइले में आने के बाद लीजे लगभग घर से बाहर निकली ही नहीं थी। लेकिन लीजे इस ऑफर को मना कर देती है। वो कुछ परेशान सी नजर आ रही थी। शायद उसके दिमाग में अब और कुछ चल रहा था। उधर यूलिशा, ओफिलिया और मिमिको उस अटैकर को ढूंढने निकल पड़ते हैं जिसने लीजे पर कर्स कास्ट करने की कोशिश की थी। आखिरकार वो उसकी लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें सिर्फ एक चमकती हुई बॉडी दिखाई देती है। और थोड़ी जांच करने के बाद उन्हें समझ में आता है कि इस अटैकर को उसके अपने ही साथियों ने खत्म कर दिया था। अब तीनों को समझ में आ जाता है कि सामने वाला ग्रुप कितना डेंजरस है। कर्ट की इतनी जबरदस्त एबिलिटी देखकर ओफिलिया सजेशन देती है, हमें लीजे के दुश्मनों को पकड़ने के लिए कर्ट की मदद लेनी चाहिए। लेकिन यूलिशा तुरंत ही मना कर देती है। वो कहती है, मैं कर्ट को किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहती। वो खुद इन दुश्मनों को संभालना चाहती थी। मिमिको भी उसकी बात समझ जाती है। वो कहती है वो अपने एक ऑफिसर को उनके अटाइले की सिक्योरिटी के लिए भेज देगी। कम से कम घर की सुरक्षा तो मजबूत रहेगी। लेकिन तभी पूरे शहर में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। और इस बार मामला छोटा नहीं था। हजारों स्केलेटन शहर की तरफ बढ़ रहे थे। शहर के नाइट कैप्टन एल्डार्ट और वाइस कैप्टन जेनेरिक तुरंत सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हैं। इतने सारे स्केलेटन्स को देखकर दोनों समझ जाते हैं कि अगर ये सारे के सारे शहर में पहुंच गए तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। लेकिन तभी एक अजीब चीज होती है। जैसे ही स्केलेटन शहर के नॉर्थ और वेस्ट वॉल्स तक पहुंचते हैं वो अचानक से अपने आप खत्म होने लगते हैं। एल्डार्ट ध्यान से देखता है और तभी उसे एक बात समझ में आती है कि ये दीवार जो है जिन्हें की कर्ट ने रिपेयर किया था, मतलब कर्ट ने जो दीवार बनाई थी वो सिर्फ दिखने में ही मजबूत नहीं थी, उनमें ऐसी मैजिकल प्रॉपर्टीज भी थी जो शहर को मॉन्स्टर से बचा रही थी। उधर दूसरी तरफ मार्लेस फिश उस पूरे समन किए गए आर्मी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन उसके लिए ये सिचुएशन अब हाथ से बाहर निकल चुकी है। वो सोचती है ट्रिस्टन आखिर डीमन लॉर्ड से कांटेक्ट में कैसे आया। लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाती है, डीमन लॉर्ड उसके मैजिक का इस्तेमाल कर लगातार स्केलेटन्स की नई वेव्स को समन करने लगता है। एक के बाद एक हजारों स्केलेटन सामने आ जाते हैं। लेकिन लगातार मैजिक इस्तेमाल करने की वजह से मार्लेस की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और तभी डीमन लॉर्ड उसे कहता है, अगर ये मिशन पूरा करना है तब तुम्हारी सोल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सुनते ही मार्लेस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे आखिरकार पूरी सच्चाई समझ में आ जाती है। ट्रिस्टन ने शुरुआत से ही उसे धोखा दिया था। उसने मार्लेस को कोई दूसरा मौका नहीं दिया था बल्कि सिर्फ एक बलि का बकरा बनाया था। अगले दिन यूलिशा वापस अटाइले पहुंचती है। वो सबको शहर की करंट सिचुएशन के बारे में बताती है। नॉर्थ और वेस्ट वॉल्स लगातार स्केलेटन्स को खत्म कर रही थी। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी। कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स भी थे जो इन मैजिकल वॉल्स को पार कर सकते थे। अब सवाल था उन मॉन्स्टर्स को कौन रोकेगा। यूलिशा कुछ देर सोचती है और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहती है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम दोनों बिल्कुल घर से बाहर मत निकलना, समझे। कर्ट तुरंत बोल पड़ता है, मैं भी आपके साथ चलूं। वो थोड़ा एक्साइटेड था लेकिन यूलिशा उसे साफ मना कर देती है। वो कहती है कि कर्ट घर में रहकर लीजे का ध्यान रखे। अब लीजे के चेहरे पर अचानक से स्माइल आ जाती है क्योंकि अब उसे कर्ट के साथ अकेले समय बिताने का मौका मिलने वाला था। यूलिशा इसके बाद कुछ मैजिकल पोशंस लेने स्टोरेज रूम की तरफ जाती है। अब वहाँ जाकर वो क्या करने वाली है ये तो फिलहाल वही जानती है। लेकिन उसकी प्लानिंग देखकर साफ था कि वो कोई छोटा मोटा काम करने नहीं जा रही थी। उसके बाद वो मिमिको और ओफिलिया के साथ नाइट कैप्टन
कैप्टन एल्डार्ड के पास पहुंचती है। यूलिशिया उससे हेल्प मांगती है। उसका प्लान काफी रिस्की था। एल्डार्ड को मॉन्स्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचना था, जबकि यूलिशिया वेस्ट डायरेक्शन में जाकर उन मॉन्स्टर्स के सोर्स को खत्म करने वाली थी। एल्डार्ड को इस प्लान पर पहले तो यकीन नहीं होता, लेकिन फिर वो सोचता है ये लड़की खुद मॉन्स्टर आर्मी के बीच से जाने वाली है। लेकिन तभी ओफिलिया और मिमी को उसे वो मैजिकल आइटम दिखाती है जिसका इस्तेमाल यूलिशिया इस मिशन में करने वाली थी। आइटम देखकर एल्डार्ड को समझ में आ जाता है शायद ये प्लान काम कर सकता है, और फिर वो खुद यूलिशिया के साथ जाने का फैसला करता है। वही वाइस कैप्टन जेनेरिक को मॉन्स्टर्स का ध्यान भटकाने की जिम्मेदारी मिलती है। जेनेरिक का चेहरा देखते ही समझ आ जाता है कि वो अंदर से बोल रहा है, सर आप मुझे अकेला छोड़कर सच में जा रहे हो? पर वो कहता है कि अकेले इतने मॉन्स्टर को संभालना उसके बस की बात नहीं है। लेकिन एल्डार्ड अपना फैसला नहीं बदलता। वो ओफिलिया और मिमिको से भी कहता है कि वो शहर की सुरक्षा में मदद करे। अलग होने से पहले एल्डार्ड और जेनेरिक एक एक कप उठाते हैं। दोनों एक छोटा सा प्रॉमिस करते हैं सब जिंदा वापस लौटेंगे, ताकि मिशन के बाद फिर से साथ बैठकर एक और ड्रिंक शेयर कर सके। अब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद यूलिशिया और एल्डार्ड वेस्ट गेट तक पहुँचते हैं। गेट के बाहर दूसरी तरफ दूर दूर तक सिर्फ स्केलेटन्स दिखाई दे रहे थे। इतनी बड़ी संख्या देखकर एल्डार्ड भी कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, लेकिन यूलिशिया बिल्कुल काम रहती है। वो अपनी जेब में से एक मैजिकल क्रिस्टल निकालती है और उसे सीधा स्केलेटन आर्मी की तरफ फेंक देती है। क्रिस्टल जमीन से टकराते ही एक जोरदार एक्सप्लोजन करता है और देखते देखते उस जगह मौजूद सारे स्केलेटन्स राख में बदल जाते हैं। कुछ ही सेकंड्स में उनके सामने का पूरा रास्ता साफ हो जाता है। एल्डार्ड भी उसे देखकर सोचने लगता है ये लड़की आखिर है कौन। उधर दूसरी तरफ अटाइले में कर्ट अपनी यूजुअल दुनिया में बिजी था। उसे एक मिथ्रिल स्टोन मिलता है। वो सोचता है इससे एक छोटी सी स्वॉर्ड बनाई जाए। वो बड़ी मेहनत से मिथ्रिल को शेप कर देता है और आखिरकार एक छोटी स्वॉर्ड तैयार हो जाती है। लेकिन स्वॉर्ड को देखते ही कर्ट थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। उसे हाथ में लेकर सोचता है पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये कुछ खास पसंद नहीं आ रही। और दोस्तों, जिस मेटल की एक छोटी सी मात्रा की कीमत आम लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा हो सकती है, कर्ट उसी मिथ्रिल से बनी स्वॉर्ड को देखकर बोल रहा होता है कुछ खास नहीं है भाई, इसलिए लड़का अनअवेयर अटाइले मास्टर है। अब कर्ट अपनी वो स्वॉर्ड लिज को दे देता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं एल्डार्ड और यूलिशिया को, जो कि सारे स्केलेटन्स को हराने के बाद सीधा उस डंजन में जाते हैं जहाँ पर डीमन लॉर्ड इन लोगों के ऊपर हमला करता है। डीमन लॉर्ड एक एक कर इनकी ऐसी तैसी कर देता है और इससे पहले वो यूलिशिया को कुछ भी कर पाता। लेकिन तभी लिज लॉर्ड अचानक उसके सामने आ जाती है। डीमन लॉर्ड को इससे बेहतर मौका और क्या चाहिए था। वो तुरंत लिज लॉर्ड पर अटैक करता है। ये देखकर वहाँ मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है और डीमन लॉर्ड जोर जोर से हंसने लगता है। उसे लगता है कि आखिरकार उसने लिज लॉर्ड को खत्म कर दिया। लेकिन तभी अचानक लिज लॉर्ड का पूरा शरीर ढेर सारी तितलियों में बदल जाता है। डीमन लॉर्ड की हालत खराब हो जाती है और अगले ही पल लिज लॉर्ड दूसरी जगह दिखाई देती है। तब वो बताती है कर्ट ने जो स्पेशल तलवार बनाई थी उसकी मदद से वो एक ऐसी परफेक्ट इल्यूजन बना सकती है जिसे देखकर कोई भी धोखा खा जाए। डीमन लॉर्ड को यकीन नहीं होता। वो दोबारा लिज लॉर्ड पर अटैक करता है, लेकिन इस बार भी वही होता है। लिज लॉर्ड फिर से तितलियां बन जाती है। डीमन लॉर्ड की तो हालत खराब हो जाती है और अगले ही पल लिज लॉर्ड दूसरी जगह दिखाई देती है। तब उसे बताती है कि कर्ट ने जो स्पेशल तलवार बनाई थी उसकी मदद से वो एक ऐसा परफेक्ट इल्यूजन बना सकती है जिसे देखकर कोई भी धोखा खा जाए। डीमन लॉर्ड को यकीन नहीं होता। वो दोबारा लिज लॉर्ड पर अटैक करता है, लेकिन इस बार भी वही होता है। लिज लॉर्ड फिर से तितलियों में बदल जाती है। अब डीमन लॉर्ड समझ जाता है कि वो असली लिज लॉर्ड तक पहुंच ही नहीं पा रहा। तभी उसकी नजर एक मैजिक क्रिस्टल पर पड़ती है जो कि जमीन पर गिरा हुआ था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, लिज लॉर्ड उस क्रिस्टल के पास पहुंच जाती है और फिर उस क्रिस्टल को तोड़ देती है। क्रिस्टल इतनी तेज रोशनी निकालता है कि डीमन लॉर्ड उसे संभाल ही नहीं पाता और कुछ ही सेकंडों में उसका पूरा शरीर उस रोशनी में मिट जाता है। और जैसे ही डीमन लॉर्ड खत्म होता है, उसके जरिए बुलाए हुए सारे के सारे स्केलेटन भी एक एक कर गायब हो जाते हैं। आखिरकार लड़ाई खत्म हो जाती है। इसके बाद यूलिशिया लिज लॉर्ड को जमकर डांटती है क्योंकि उसने साफ कहा था कि वो घर से बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन राजकुमारी मैडम तो खुद ही लड़ाई के बीच पहुंच गई थी। हालांकि डांट के साथ यूलिशिया उसका थैंक्स भी करती है क्योंकि अगर लिज यहाँ सही समय पर नहीं पहुंचती तो शायद इन सब की जान खतरे में पड़ जाती। एरल्ड भी लिज का धन्यवाद देता है, लेकिन लिज कहती है उसे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है।
है, बल्कि शहर को बचाने के लिए एल्ड्रेड और उसके सैनिकों ने जो मेहनत की है उसका पूरा इनाम उन्हें मिलेगा। लेकिन एल्ड्रेड पैसे या किसी इनाम में कोई इंटरेस्टेड नहीं था। वो बस इतना चाहता था कि एक दिन अपने साथियों के साथ बैठकर वो आराम से ड्रिंक पी सके। लिज उसकी छोटी सी इच्छा भी पूरी करने का वादा करती है। उधर दूसरी तरफ मर्लिन फिश की हालत खराब हो रही थी। उसे इतनी तेज भूख लग रही होती है कि उसके पेट में गुड़गुड़ हो रही थी, लेकिन उसे लग रहा था कि अब उसे खाना कौन ही देगा। तभी कर्ट की नजर उस पर पड़ती है और हमेशा की तरह बिना कुछ पूछे कर्ट उसे अपने बनाए हुए राइस बॉल्स खिला देता है। मर्लिन फिश जैसे ही उसे खाती है वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है, क्योंकि उसका शरीर पूरी तरीके से हील हो गया था और उसका वो कर्ज भी गायब हो जाता है। अब जाकर उसे समझ में आता है कि फ्लेमिंग ड्रैगन पार्टी को इतने सालों तक असल में कौन संभाल रहा था, जिसे वो लोग हमेशा बेकार समझते रहे। असल में वही उनकी पार्टी का सबसे बड़ा सहारा था। ये एहसास होते ही मर्लिन फिश अपने पुराने व्यवहार पर पछतावा करती है। वो कर्ट से माफी मांगती है। वो सोचता है कि शायद मर्लिन फिश लिज को परेशान करने के लिए माफी मांग रही है। इसी बीच यूरेशिया और लिज भी वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन तभी मिमी की स्पेशल ऑपरेशन टीम वहाँ पर पहुँच जाती है और मर्लिन फिश को उसके अपराधों के लिए गिरफ्तार कर लेती है। मर्लिन फिश आखिरी उम्मीद के साथ कर्ट की तरफ देखती है, लेकिन कर्ट बस इतना कहता है, चिंता मत करो, मैं जेल में तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। भाई कर्ट सच में कितना मासूम है। जेल जाने वाले इंसान को भी ऐसा वादा कर रहा है जैसे वो छुट्टी पर जा रहा हो। मर्लिन फिश के गिरफ्तार होने के बाद लिज खुशी खुशी कर्ट से बातें करने लगती है। यूरेशिया दोनों को देखकर मुस्कुराती है और सोचती है कि ये दोनों आखिर उसकी मदद करने के लिए इतनी दूर तक ही आए। फिर वो कर्ट का हाथ पकड़कर कहती है कि अब घर लौटने का वक्त हो गया है, लेकिन लिज अभी कहाँ पीछे हटने वाली थी। वो कर्ट का दूसरा हाथ पकड़ लेती है और कर्ट के दोनों तरफ दो लड़कियां खड़ी थी। जब उससे पूछा जाता है कि उसे कैसा लग रहा है तो कर्ट बड़ी मासूमियत से कहता है कि वो बहुत खुश है, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ काम नहीं बल्कि बहुत सारे अच्छे दोस्त भी है। भाई बंदा यहाँ भी कुछ और ही समझ रहा है। उस रात जीत की खुशी में कर्ट सभी सैनिकों के लिए बहुत बड़ी दावत तैयार करता है, लेकिन जब वो देखता है कि सब लोग चुपचाप खाना खा रहे हैं तो उसे लगता है कि शायद किसी को उसका खाना पसंद नहीं आया। इसलिए वो तुरंत सोचने लगता है कि अब कुछ और अच्छा बनाना पड़ेगा। तभी एल्ड्रेड उसे रोक देता है और बताता है कि उसके सैनिक कर्ट का खाने का पूरा मजा ले रहे हैं, बल्कि मामला इससे भी आगे था। कर्ट का खाना खाने के बाद कई सैनिकों के पुराने घाव तेजी से ठीक होने लगे थे। यानी भाई का खाना सिर्फ टेस्टी नहीं था, हीलिंग आइटम भी था। इसके बाद लिज कर्ट को बताती है कि एल्ड्रेड शहर के नाइट्स का कैप्टन है। ये सुनते ही कर्ट को कुछ याद आता है। उसे याद आता है कि ये वही आदमी है जिसने उसे शहर की दीवारों की मरम्मत का काम दिया था। कर्ट खुशी से एल्ड्रेड को बताता है कि उसे ये शहर बहुत पसंद है। उधर सैनिक भी कर्ट के खाने का मजा ले रहे थे और इनकी चोटें भी पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कहीं और एक डीमन को बांध कर रखा गया था और वहाँ एक मिस्टीरियस आदमी पहुँचता है। आखिरकार आगे चलकर पता चलता है कि इस पूरे मामले के पीछे एक बड़ा राजा छिपा हुआ है। कुछ दिनों बाद कर्ट और उसकी टीम एक नए गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान कर्ट को नींद आ जाती है और वो पुराने दिनों के सपने देखने लगता है। उसे याद आता है कि कभी उसकी दोस्ती हिलगार्ड नाम के एक डीमन से हुई थी। दोनों साथ में घूमते थे और खूब मस्ती करते थे। एक दिन जंगल में घूमते वक्त हिलगार्ड गलती से एक जहरीला फल खा लेती है, जिसके के बाद उसकी हालत बिगड़ने लगती है। लेकिन कर्ट घबराने की बजाय तुरंत ही आसपास की जड़ी बूटियां इकट्ठी करता है और वहीं एक दवाई तैयार कर देता है। कुछ समय बाद हिलगार्ड ठीक हो जाती है। यानी कर्ट बचपन में ही ऐसा था, एकदम जीनियस। उसे खुद नहीं पता था कि वो कितना बड़ा टैलेंटेड है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो अपने टैलेंट्स का अच्छे से इस्तेमाल कर सकता था। इसी बीच कर्ट की आँख खुलती है। बाकी लोग बताते हैं कि लोग अगले मिशन वाले गांव की काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। गांव पहुंचने के बाद कर्ट और बाकी लोग पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। जब यूरेशिया गांव के सारे जरूरी काम संभालने लगती है, वहाँ गांव का मुखिया यूरेशिया से मदद मांगता है। गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी और उन्हें उम्मीद थी कि टाइले मास्टर की टीम इस समस्या का कोई समाधान निकाल सकती है। इसके बाद यूरेशिया पहाड़ की दूसरी तरफ मौजूद दूसरे गांव में जाती है ताकि दोनों गांवों के बीच कोई रास्ता निकाला जा सके। लेकिन वहाँ पहुँचते ही दूसरे गाँव का मुखिया भी उसी समस्या की शिकायत शुरू कर देता है। मतलब दोनों गाँवों की सबसे बड़ी समस्या पानी है। तभी कुछ गाँव वाले अचानक भागते हुए आते हैं और सबको पहाड़ की तरफ चलने के लिए कहते हैं। यूरेशिया भी उनके साथ वहाँ पहुँचती है और वहाँ जाकर जो वो नजारा देखती है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। कर्ट ने कुछ पक्षियों के लिए, जिनकी वो देखभाल कर रहा था, एक पूरी की पूरी बड़ी झील बना दी थी। यूरेशिया को समझ में नहीं आता कि यह आदमी आखिर कर क्या रहा है। कर्ट आराम से उससे पूछता है कि गांव के मुखिया ने क्या कहा, लेकिन तभी दोनों गांव के मुखिया खुद वहां पहुंचते हैं और यूरेशिया का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। असल में कर्ट के बनाए हुए इस पानी के इंतजाम की वजह से दोनों गाँव वालों की पानी की समस्या दूर हो जाएगी। कर्ट ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और यूरेशिया ने मिशन इतनी जल्दी पूरा
पूरा भी कर लिया। बदले में गाँव वाले उन्हें तरह तरह के कई अंडे देते हैं। कर्ट अंडों को देखकर तुरंत खुश हो जाता है और कहता है कि वो इन सब के लिए एक बहुत स्वादिष्ट खाना बनाएगा। लेकिन तभी यूरिशिया को कुछ याद आता है। वो इधर उधर देखती है और फिर अचानक उसका चेहरा बदल जाता है। लिज उनके साथ थी ही नहीं। अब सवाल था कि आखिर राजकुमारी मैडम गई कहाँ और कर्ट की अगली मुसीबत क्या होने वाली थी। वहाँ मौजूद लोग कर्ट को बताते हैं कि लिज इस वक्त टाइकोन के पास गई हुई है। कुछ दिन पहले जो मोसेस वाला हमला हुआ था उसी की रिपोर्ट देने के लिए वो वहाँ पर पहुंची थी। और जैसा कि यूरिशिया ने बताया था, लिज लॉर्ड इस वक्त टाइकोन के घर पर आराम से नाश्ता कर रही थी। लेकिन दोस्तों, टाइकोन का असली मकसद सिर्फ नाश्ता करवाना नहीं था, वो मागो किंगडम से भी जुड़ा हुआ था। और ये वही किंगडम है जो कि लिज को मरा हुआ चाहता है, ताकि वो किंगडम इस किंगडम पे अपना कंट्रोल जमा सके। बातों बातों में टाइकोन अटाइले मास्टर के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करने लगता है। लेकिन लिज भी कोई इतनी आसानी से राज खोलने वाली नहीं थी। वो टाइकोन के हर एक सवाल का बहुत सोच समझकर जवाब देती है और जो भी अफवाहें उसने सुन रखी थी उन्हें भी बड़ी आसानी से टाल देती है। आखिरकार टाइकोन सीधे मुद्दे पर आ जाता है। वो कहता है कि वो अटाइले मास्टर को डीमंस की जमीन के पास मौजूद एक अनजान इलाके का विस्काउंट बनाना चाहता है। अब ये बात सुनते ही लिज समझ जाती है कि मामला काफी सीरियस है, क्योंकि अगर अटाइले मास्टर को वहाँ का विस्काउंट बना दिया गया तो उसे अपनी पहचान सबके सामने लानी ही पड़ेगी। इसलिए लिज संभाल कर कहती है पहले उसे खुद अटाइले मास्टर से बात करनी होगी और जानना होगा कि वो क्या चाहता है। लेकिन टाइकोन उसकी बात मानने के मूड में नहीं था। वो लिज को याद दिलाता है कि आखिर अटाइले मास्टर की भलाई के लिए फैसले लेने का अधिकार उसके पास है। जिसके बाद टाइकोन एल्ड्रेड से उसकी राय पूछता है। लिज मनी मन यही चाहती है कि काश उसने एल्ड्रेड को पहले ही कर्ट की असली हालत बता दी होती। उसे डर था कि एल्ड्रेड भी टाइकोन की बातों में ना आ जाए, और हुआ भी वही। एल्ड्रेड टाइकोन की बात में सहमत हो जाता है और अटाइले मास्टर को उस इलाके का विस्काउंट बना देना चाहिए। लिज इस फैसले का विरोध करती है, लेकिन बातों बातों में उससे एक बड़ी गलती हो जाती है। वो अटाइले मास्टर के बारे में एक ऐसी जानकारी बता देती है जिसे टाइकोन को कम से कम ये अंदाजा हो जाता है कि ये अटाइले मास्टर आखिरकार किस तरह का इंसान है। और अब सबसे बड़ी बात, उस अटाइले मास्टर का जेंडर भी पता चल जाता है। अब दोस्तों, इतना सुनते ही समझ जाओ कि लिज से यहाँ थोड़ी सी जानकारी ज्यादा निकल गई। कुछ घंटे बाद लिज वापस अटाइले पहुंचती है तो वो यूरिशिया को पूरी मीटिंग के बारे में बता देती है। अब दोनों सोचने लगते हैं कि इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। आखिरकार यूरिशिया एक प्लान बनाती है। अगर टाइकोन अटाइले मास्टर को सबके सामने लाना चाहता है तो क्यों ना किसी और इंसान को अटाइले मास्टर बनाकर पेश कर दिया जाए। लेकिन लिज इस प्लान से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। उसके लिए तो कर्ट की जगह इस दुनिया में कोई और इंसान ले ही नहीं सकता था, तो साफ कह देती है कर्ट की जगह किसी और को रखना नामुमकिन है। फिर अचानक से उसे कुछ याद आता है तो वो एक्साइटेड होकर पूछती है वैसे कर्ट है कहाँ। अब यूरिशिया थोड़ा मजाक करने के मूड में थी तो कहती है कि कर्ट इस वक्त नए बच्चे को संभाल रहा है। बस इतना ही सुनना था। लिज के दिमाग में पूरी फिल्म चलने लगती है। उसे लगता है कि कर्ट ने उससे पहले ही किसी और के साथ अपना परिवार बना लिया और फिर जो फैसला लिया वो तो और भी ज्यादा खतरनाक था। लिज मन ही मन डिसाइड कर लेती है अब वो भी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर कर्ट से शादी कर लेगी। भाई साहब, बात अटाइले मास्टर की पहचान बचाने से शुरू हुई थी और मैडम सीधा शादी तक पहुंच गई। यूरिशिया को समझ में आता है कि लिज की कल्पना जरूरत से काफी आगे तक पहुंच चुकी है तो वो तुरंत ही असली बात बता देती है। वो बच्चा कोई इंसानी बच्चा नहीं था। गांव वालों से मिले अंडे में से एक अंडा फूटने वाला था और कर्ट उसकी देखभाल कर रहा था। ये सुनते ही लिज आखिरकार शांत हो जाती है। फिर यूरिशिया मजाक में कहती है क्या पता कर्ट का ये नया चूजा आगे चलकर सोने का अंडा देने लगे। और दोस्तों, कुछ ही देर बाद कर्ट खुशी खुशी सबको बताता है कि आखिरकार अंडा फूट गया। लेकिन घर में जो नजारा सामने आता है उसे देखकर सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कर्ट अपनी बाहों में एक छोटी सी बच्ची को उठाए खड़ा था और उसका कहना था कि अंडे से निकली है। अब सबकी हालत खराब। यूरिशिया तुरंत कर्ट को चेतावनी देती है कि ये बच्चा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक मॉन्स्टर हो सकती है और ये भी संभव है कि इसे कर्ट को नुकसान पहुँचाने के लिए भेजा गया हो। इसलिए यूरिशिया तुरंत उस बच्चे को कर्ट से लेने की कोशिश करती है, लेकिन कर्ट उसे रोक देता है। वो कहता है अगर बच्ची को कोई परेशानी हुई तो वो उसकी पूरी जिम्मेदारी खुद लेगा। और तभी वो छोटी सी बच्ची यूरिशिया की तरफ देखती है और पहली बार बोलती है मम्मी। बस इतना सुनते ही यूरिशिया का दिमाग उड़ जाता है। वो तुरंत कल्पना करने लगती है कि वो और कर्ट मिलकर इस बच्ची को पाल रही है, मतलब मैडम का सपना सच हो रहा है। लेकिन तभी दूसरी तरफ से जलन से भरी लिज आगे आती है और बच्ची को यूरिशिया से अपने पास लेती है और जैसे ही बच्ची उसे भी मम्मी कहती है, लिज भी सपनों की दुनिया में पहुंच जाती है। अब
तो दोनों की हालत एक जैसी थी। इसके बाद सी ने भी बच्चे को अपनी गोद में लेती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बच्ची को वापस कर्ट को दे देती है। अब सब लोग मिलकर यूरेशिया को समझाने लगते हैं कि आखिर इस बच्चे को अकेले कैसे छोड़ सकते हैं, सब मिलकर उसकी देखभाल करेंगे। आखिरकार यूरेशिया के पास भी उनकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता। जिस अंडे से सबको एक मॉन्स्टर की उम्मीद थी, वही अंडा कर्ट की जिंदगी का एक नई छोटी सी फैमिली बनकर आ जाता है। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये था, आखिर ये बच्ची है कौन और ये अंडा कहाँ से आया था? क्योंकि कर्ट की जिंदगी में कुछ भी नॉर्मल होना शायद किस्मत में ही नहीं लिखा था। तो गाइस, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट करना, और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं तभी लाऊंगा जब इस वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स आएगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हाइप करना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।